नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अम्मा का स्वाभिमान। आज विशाल जब घर लौटा तो घर में हैरान कर देने वाली शांति थी। किसी अज्ञात आशंका के अंदेशे से अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो उसे फोन पर बात करती अपनी पति की हंसी सुनाई थी। उम्र भर के लिए पास न भटकने देने का इंतजाम कर लिया है मैंने। गोद में सिर रखना तो दूर, विशाल अपनी अम्मा का चेहरा तक देखने को तरस जाएगा। हंसी ठिठोली के साथ धीमी स्वर में फोन पर बात करती हुई रीना की कड़वाहट भरी बातों ने विशाल को झकझोर कर दिया। कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जैसे उसकी आंखों से पर्दा उठा उसे समझ आ गया। उसकी पत्नी रीना ने उसकी अम्मा को घर निकालने के लिए साजिश रची थी, तो 2 झन्नेदार थप्पड़ अपनी पत्नी के चेहरे पर रसीद कर दिए। विशाल उसने तय कर लिया कि वह किसी भी हाल में अपनी अम्मा को कहीं जाने नहीं देगा। अपने कमरे में एक बैग में अपने कपड़े रखती हुई अम्मा के पैरों में जाकर गिर गया। रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, लेकिन अम्मा नहीं मानी। दयनीय बनकर रहना शुरू से ही अम्मा की फितरत में नहीं था। एक स्वाभिमानी महिला जो ठहरी, सो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अम्मा चली गई वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में के बाद उनके तकिया के नीचे से एक लिफाफा मिला। लिखा था, आखिर क्यों एक इंसान अपने आप को परिवार रूपी माला में भिगोकर रखता है? केवल इसलिए ना ताकि हर सदस्य एक दूसरे के सुख दुख का साथी बन सके। लेकिन जब वक्त और विचारों के परिवर्तन से परिवार रूपी माला टूटने लगे तो अकेले मोती की तरह लुढ़कने की बजाय वहां से निकल जाना ही बेहतर होता है। मालूम है मुझे विशाल, इस समय तेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन मेरे पास केवल यही एक रास्ता था, तेरी गृहस्थी को बचाने का। एक माँ के दिल के तार अपने बच्चों के दिल से जुड़े होते हैं, और जब यह तार हिलने लगे तो पता चल जाता है कि किसी ने हमें याद किया है, और जिस पल हमें यह महसूस होगा हम जरूर मिलेंगे। तुम सब लोग अपना ख्याल रखना, तुम्हारी अम्मा। पत्र के पिछले हिस्से पर अम्मा वृद्ध आश्रम का पता भी लिखकर गई थी। आशीर्वाद वृद्ध आश्रम, बनारस। विशाल 10 वर्ष का था जब उसके पिताजी को लकवा मार गया था। तब से वे व्हीलचेयर पर ही थे। उसकी अम्मा ने माँ बाप और दोनों की जिम्मेदारियां कैसे संभाली, विशाल यह देखकर दंग रह गया था। अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, उनकी खुशी, माँ की दुनिया यहीं सिमट कर रह गई थी। जब विशाल की नौकरी लगी तो माँ के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई पड़ी, जैसे इसी दिन के लिए वो जी रही थी। रीना एक गरीब परिवार की लड़की थी जिसकी विशाल के साथ 5 साल पहले शादी हुई थी। लाखों रुपए दहेज के प्रस्ताव को लेकर कई संपन्न परिवारों से विशाल के रिश्ते आए थे, लेकिन अम्मा यही बात कहती थी कि गरीब घर की लड़की होगी तो रिश्तों को अहमियत देगी, घर का वातावरण सुखमय बनेगा और अच्छी पत्नी साबित होगी। अम्मा ने तो रीना को प्यार और अपनापन ही दिया। अपनी बहू में उनकी आत्मा बसती थी। उसे सजते संवरते देख अम्मा मुक्त भाव से हिलोरा लेती थी। जब भी कोई रीना की कमियां गिनवाता तो झट से मोर्चा संभाल लेती थी और कहती, मेरी दीपा को क्या आता था। पर धीरे धीरे जिम्मेदारियां की बोझ तले सब कुछ सीख लिया उसने। शादी के 1 वर्ष बीतने के बाद विशाल एक बेटे का पिता भी बन गया। अम्मा का चेहरा खुशी से चमक उठा था। प्यार से लड्डू कहकर पुकारती थी अम्मा उसे। 40 इंच तक अम्मा ने अपनी बहू को बिस्तर से उठने नहीं दिया था। अम्मा ने अपनी बेटी दीपा को भी भुलवा भेजा। नंद भौजाई गप्पे मारती थी और अम्मा चौका संभालती थी। अब तो महीना होने को आया। मेरी सास ने तो 11 दिन में ही मुझे खड़ा कर दिया था। दीपा के कहने पर अम्मा झट से बोली, तेरे ससुराल में होता होगा ऐसा। अगर मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी तो मेरा शरीर घिस नहीं जाएगा, और फिर संयुक्त परिवार तो इसी का नाम है कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आए। अम्मा तो अम्मा। बाबूजी को भी अपनी बहू पर बहुत नाज हुआ करता था, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद काफ़ी कुछ बदल गया।
उनकी मृत्यु से लेकर 13वीं तक अम्मा टूटकर थक चुकी थी। हालांकि उनका बेटा उनका बेहद ध्यान रखता था, लेकिन आने जाने वाले रिश्तेदार उन्हें बहू से संभलकर रहने की चेतावनी जरूर दे जाते थे कि पति के जाने के बाद पत्नी का सब कुछ छिन जाता है। पर अम्मा तो अम्मा ठहरी। उनकी बातें सुन अम्मा कहती, जितनी मुँह उतनी बातें। मैं ऐसी नकारात्मक सोच से अपने परिवार का वातावरण खराब नहीं होने दूंगी। लोगों की आवाजाही बंद हुई तो अम्मा पुरानी दिनचर्या पर लौट आई। अपने पोते लड्डू के साथ इस तरह हंसती खेलती घर का कामकाज भी करती, लेकिन रात के 9 बजे ही अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सो जाती। विशाल अच्छी तरह समझता था कि 12 बजे तक जगने वाली अम्मा कभी 9 बजे सो ही नहीं सकती। एक रात जब विशाल ने अम्मा के कमरे की बत्ती जलती देखी तो उनके कमरे में चला गया। बाबूजी की लिखी डायरी पढ़ते पढ़ते अम्मा रोती जा रही थी। विशाल को देखते ही ठिठक कर बैठ गई। तू सोया नहीं अभी तक? आप नहीं सोए तो मैं कैसे सो जाऊं? अम्मा इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगे, विशाल ने चिंतित स्वर में कहा। अच्छा है ना, तेरे बाबूजी के पास चली जाऊंगी। बेशक तेरे बाबूजी व्हील चेयर पर बैठे रहते थे, चलने फिरने से लाचार थे, लेकिन उनके साथ ही बहुत बड़ा सहारा था मेरे लिए। उनके जाने के बाद अब मेरे जीने का मकसद ही क्या रह गया है? सब कुछ तो दे दिया तेरे बाबूजी ने मुझे, इतना मान सम्मान और इज्जत भरी जिंदगी। अब तो कोई शिकायत नहीं है मुझे। तुम अपनी गृहस्थी में रम गए हो, पोते का मुंह देख लिया। अब तो एक एक दिन तेरे बाबूजी के बिना भारी सा लगता है। ऐसा मत कहो अम्मा, कभी सोचा है मैं कैसे रह पाऊंगा आपके बिना? कहते हुए विशाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसू के टपकने से पहले अम्मा ने अपने आंचल में उन्हें समेट लिया था। अम्मा को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए विशाल ने अपने बेटे लड्डू को भी अम्मा के पास ही सोने को कहा। अब अम्मा भी अपना दिल बहलाने के लिए लड्डू को स्कूल बस तक छोड़ आया करती थी और उसे ले भी आती थी। विशाल सभी काम अम्मा से पूछकर ही करता था। 1-2 दिन छोड़कर दीपा भी अम्मा से मिलने आ जाया करती थी। इस तरह घर का माहौल बदलने लगा था, लेकिन अब रीना को हर पल लगने लगा था कि उसकी जगह उससे छिनती जा रही है। पति का जरूर से ज़्यादा अपनी अम्मा के साथ लगाव उसे जरा भी पसंद नहीं था। आते जाते विशाल को एक ही उलाहना देती रहती, तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता। इस पर विशाल कहता, कुछ ही समय की बात है रीना, जैसे जैसे समय बीतेगा अम्मा को भी बाबूजी के बिना रहने की आदत हो जाएगी। दिया बाती के तरह हुआ करते थे अम्मा और बाबूजी। जरा सोचो कितनी अकेली हो गई है अम्मा बाबूजी के जाने के बाद। अरे पिताजी तो मेरे भी गुजरे थे, तब तो 4 दिन की औपचारिकता निभाकर अपने घर चले आए थे आप, और यहाँ 2 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक अम्मा को सिर पर बिठा हुए हो। ऊपर से आपकी बहन अलग से धमक पड़ती है यहाँ। विशाल ने उस समय उसे चुप करा दिया, लेकिन पास के कमरे में बैठी अम्मा ने सब कुछ सुन लिया था। उसके तन बदन में आग सी लग गई थी। सोचने लगी कि सुहाग उनका उजड़ा। ना आज तक उन्होंने किसी से कुछ मांगा, ना ही कभी कोई गिला शिकवा किया। फिर कैसे उनकी बहू के मन में उनके लिए इतनी कड़वाहट आ गई? क्यों उसे सारी समस्याओं की जड़ में मैं ही नजर आती हूँ? इसके बाद अम्मा ने एक अहम फैसला लिया। वह हर रोज शाम को सत्संग पर निकल जाती हैं। कुछ देर प्रवचन सुनती, हम उम्र औरतों के साथ बैठती और फिर वापस आ जाती। लेकिन शाम को जब भी विशाल अम्मा के कमरे में जाता तो अम्मा को ना पाकर रीना से सवाल करता, तो इस पर भी रीना चिढ़कर बोलती, और कुछ काम धंधा तो है नहीं, तो रोज शाम को उठकर घूमने निकल पड़ती हैं। एक शाम को जब अम्मा घर लौटी तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। रीना बुरी तरह से चीख रही थी, मेरी तो किस्मत फूट गई है।
इस घर में रहकर कुछ पैसे अपने शौक के लिए भी खर्च करना चाहूँ तो वो भी नहीं मिलते। बेटी की जिम्मेदारी है, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती। अगले दिन अम्मा ने माँ रीना को प्यार से समझाया कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम नौकरी कर लो, लड्डू को मैं संभाल लूँगी। 4 पैसे घर में आएंगे तो तुम अपने शौक भी पूरे कर लेना। उसके बाद रीना ने नौकरी करनी शुरू कर दी। घर का काम हो, बच्चे की देखभाल अम्मा कर लेती थी। फिर कुछ समय बाद एक दिन अम्मा के हाथ में एक कागज़ थमाते हुए विशाल बोला, माँ, बाबूजी के इंश्योरेंस के 50 लाख रुपए मिले हैं। तुम इसकी एफडी करवा दी है आपके नाम से, इसे अपने पास संभाल कर रख लो। इस पर अम्मा ने कहा, अरे बेटा, मैं क्या करूँगी, इतने पैसों का तुम ही रख लो, यह कागज़ अपने पास। नहीं अम्मा, पैसा तुम्हारा है, सुख दुख में तुम्हारे काम आएगा, तुम रखो। रीना ने सुना तो अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और विशाल को आड़े हाथों लेते हुए बोली, राजी खुशी अम्मा तुम्हें अपनी जमा पूंजी सौंप रही थी तो ली क्यों नहीं तुमने? अब तो तुम्हारी अम्मा सारी उम्र इस पेज पर कुंडली मारकर बैठी रहेगी। इस पर विशाल को भी गुस्सा चढ़ गया। दोनों की झगड़े की आवाज़ अम्मा के कमरे तक आ रही थी। आंसुओं से भरी आंखें लिए सोच रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है मेरे घर में। उसके बाद तो ऐसी स्थिति आ गई कि अम्मा फूटी आंख नहीं सुहाती थी रीना को। अम्मा के हर काम में मीन मेख निकालना, हर छोटी छोटी बात पर रूठना, हर किसी की बात को काटने जैसी बातें रीना के व्यवहार का हिस्सा बनती चली गईं। बाबूजी को गए जब 1 वर्ष बीत गया तो ब्राह्मण का भोज का आयोजन किया गया। अत्यधिक तनाव की स्थिति में रहने के कारण अम्मा के घुटनों में दर्द होने लगा था। सारा खाना रीना को ही बनाना पड़ा। खाना बनाने से संबंधित अम्मा कोई सलाह देने लगती तो रीना उन्हें घूरकर देखने लगती। उस समय तो रीना चुप रही, लेकिन ब्राह्मण भोज खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए तो रीना ने हंगामा खड़ा कर दिया कि या तो अम्मा वृद्धाश्रम जाएगी, नहीं तो वह यह घर छोड़कर चली जाएगी। अम्मा सोचने लगी कि जब परिवार के लोग पुराने सामान को कूड़ा समझकर फेंकने पर उतारू ही हो जाएं, तो भलाई इसी में है कि उस सामान को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। शायद वह सामान किसी के काम ही आ जाए। सोचते हुए अम्मा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था। बेटा, मेरी जिंदगी बची ही कितनी है, मेरे लिए तू अपनी गृहस्थी में दरार मत डाल। विशाल के घर लौटने पर अम्मा ने गंभीर स्वर में बोला था विशाल को। विशाल भावुक होते देखकर कहीं पुत्र प्रेम की बेड़ियां अम्मा को रोक ना लें। सोचते हुए रीना तीखे स्वर में बोली, जाना तो अम्मा सभी को है, और रही दरार की बात तो वो तो कब से पड़ चुकी है। अब कहीं दरार खाई में ना बदल जाए, यह सोच लीजिए। अपने बेटे की गृहस्थी सही सलामत चाहती हैं तो चली जाइए वृद्धाश्रम। आए दिन अम्मा पर तिरस्कार की बौछार करती हुई रीना बस इसी इंतजार में बैठी थी कि कब अम्मा घर छोड़े और उसे संपूर्ण सफलता हासिल हो। आज अम्मा के जाने के बाद विशाल अपनी माँ के लिखे हुए पत्र को पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन आज भी विशाल रोज अपनी माँ के पत्र को पढ़कर उसे सीने से लगाया करता था। हमेशा पत्र में उसे ढेर सारा वात्सल्य समेटे झुर्रियाँ भरा चेहरा लिए वह माँ नजर आती थी, जिसने हमेशा उसे प्यार ही दिया, जिसने 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा, अपने रक्त मांस से सींचा, आंचल की छाँव दी। पत्र पढ़ते हुए अक्सर उसके आंसू पत्र पर गिर जाते थे। अब तो पत्र पर लिखा बहुत से शब्द भी उन आंसुओं से धुंधले पड़ गए थे। एक दिन सुबह विशाल अम्मा का पत्र खोल बैठा था। पत्र पढ़कर विशाल के मन में विचारों की बाढ़ सी आ गई। रीना चाय लेकर अंदर आई तो विशाल ने चाय पीने से मना कर दिया। विशाल की आवाज़ के भारीपन से ही रीना ने अंदाज लगा लिया था कि अम्मा के लिए विशाल की दबी ढकी भावनाएं फिर से जागृत हो रही हैं। रीना ने उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी बात काटते हुए विशाल ने कहा, मैं माँ से मिलने बनारस जा रहा हूँ। अम्मा के प्यार का खिंचाव इतना था कि रीना आवाज़ लगाती रह गई,
लेकिन विशाल तेजी से घर के बाहर निकल गया। ट्रेन की सीट पर बैठा विशाल के सामने फिर से वह दृश्य जीवंत हो उठा, जब रीना ने उसकी माँ को इतना अपमानित किया था कि वह अपना सामान बांधकर घर से जाने के लिए बाध्य हो गई थी। वृद्ध आश्रम 1 घंटे की दूरी पर था। रास्ते में एक स्टेशन पर उतरकर उसका मन हुआ कि एक कप चाय पी ले। वृद्ध आश्रम में पता नहीं चाय मिलेगी भी या नहीं, तो तुरंत ख्याल आया कि माँ तो बार बार चाय पीती थी। जब वह पढ़ता था तो रात में उसके साथ जगी रहती थी और हर घंटे बाद उसके लिए कड़क चाय बनाकर ले आती थी। विचारों में डूबता उतरता विशाल आश्रम के विशालकाय गेट के सामने खड़ा हुआ। वृद्ध आश्रम को देखते ही ना जाने उसे क्यों लग रहा था कि उसकी अम्मा यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अंदर जाकर देखा तो अम्मा अपने कमरे में बैठी एक बच्चे के साथ लाड प्यार कर रही थी। विशाल को देखते ही उसकी आंखें भर आईं और प्यार भरे लहजे में बोली, अकेले ही आया है? मेरी बहू रीना कहाँ है? लड्डू कहाँ है? बोलते हुए अम्मा एकाएक अपनी आंसू भरी आंखें छुपाते हुए इधर उधर देखने लगी। विशाल ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। फिर अम्मा बोली, तू बहू को काम पर जाने से रोकता तो नहीं ना? जानता है जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो औरत को ही खालीपन का एहसास होने लगता है, अपनी जिंदगी निरर्थक लगने लगती है। कहते कहते अम्मा रुहासी हो गईं और अपने भीतर के दर्द को छुपाने के लिए एक हल्की सी मुस्कान अम्मा के चेहरे पर आ गई और फिर बेटे का ध्यान उसके आंसुओं की तरफ ना जाए यह कोशिश करते हुए अम्मा तुरंत बोली, अच्छा क्या खाएगा, मठरी, पेड़ा या लड्डू? अम्मा पीछे मुड़कर अलमारी में से डिब्बे निकालने लगी। अम्मा तुम्हें यह सब कौन ला कर देता है? विशाल ने उत्सुकता से पूछा तो अम्मा बोली, चौकीदार को 20 से 50 रुपए देकर मंगा लेती हूँ। वृद्धाश्रम के पीछे ही अनाथ आश्रम बना हुआ है। लड्डू जैसे कई बच्चे मिलने के लिए आते रहते हैं और कुछ भी मांगने लगते हैं। सच बताऊं, उन्हें खिलाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं लड्डू को खिला रही हूँ। कहते हुए अम्मा ने मठरी उसकी तरफ बढ़ाई। अम्मा की बातें सुनकर विशाल की आंखों से आंसू टपकने लगे। सोचने लगा, उसने अपनी माँ को यहाँ आने क्यों दिया? सैकड़ों बार स्वयं से पूछा गया सवाल आज भी उसकी अंतरात्मा को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। माँ को आश्रम भेजने में रीना की तत्परता और बेटे का घर बना रहे, इसके लिए माँ का त्याग, दोनों के आगे वो कुछ ना कर सका। माँ तुम मेरे खाने पीने की चिंता मत करो, आज तो हम माँ बेटे केवल बातें ही करेंगे। लाड जताता हुआ विशाल बोला और अपनी माँ की गोदी में सिर रख दिया। उसके बार बार मना करने के बावजूद अम्मा उसके सिर में तेल लगाने बैठ गई। पूछने लगी, रीना कैसी है, मेरा लड्डू कैसा है? सवाल करते करते ही अम्मा के स्वर का गीलापन साफ साफ पकड़ में आ रहा था। विशाल खुद को फिर से कटघरे में खड़ा पा रहा था, परंतु दूसरी तरफ ही ममता में स्पर्श उसे और सुकून दिए जा रहा था। उसका मन हो रहा था कि माँ की गोद में ही सर छुपाकर फूट फूट कर रो पड़े। रीना तो पराई थी, पर वो तो अम्मा का ही बेटा था। अपनी गृहस्थी बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी कीमत कैसे चुका दी? क्या उसकी गृहस्थी इतनी कीमती थी कि उसकी बूढ़ी माँ का वात्सल्य भी उसके आगे छोटा पड़ जाए? माँ की गोद में सिर रखकर उसे इतनी शांति मिल रही कि उसे समय का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद घर घड़ी देखी तो वह उठ खड़ा हुआ। बाहरी मन से बोला, अच्छा मैं चलता हूँ। विशाल की आवाज़ सुनते ही अम्मा के मन में एक हुक सी उठी, लेकिन वो विशाल के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे विदा किया। आश्रम के पास ही गंगा का घाट था। अपने आप को असाह पाकर विशाल अंदर ही अंदर तनाव महसूस कर रहा था। सो कुछ देर गंगा किनारे बैठ गया। मन ही मन एक ही बात सोच रहा था, काश वह कुछ कर पाता। इतना बड़ा ब्रह्मांड, आकाश, तारे, नक्षत्र, चंद्रमा सब अपनी धुरी पर अपना दायित्व निभाते रहते हैं। कमाल का समायोजन है, फिर हम मानव ही इतने असंतुलित क्यों हैं?
सोचते हुए विशाल के मन में अजीब सी बेचैनी पलने लगी थी। कई बार सोचा क्योंकि वह कुछ बोलता क्यों नहीं, अपनी आत्मा पर बोझ लेकर जिंदा क्यों है, क्या माँ के प्यार का यही सिला दे रहा है। वो सोच रहा था कि एक छपाक की आवाज आई और किसी औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ मेरा बच्चा डूब रहा है, कोई तो बचाओ। बेचैन मन की हृदय विधायक चीख सुनाई पड़ते ही विशाल अपने विचारों से बाहर आ गया। तब तक उस बच्चे को बचाने के लिए माँ भी उसके पीछे नदी में डुबकी लगा चुकी थी। ना माँ का पता है ना बच्चे का। 3-4 लोग पानी में संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में बच्चा तो ढूंढ लिया गया, लेकिन माँ नहीं मिली। लगता है बच्चे को बचाने की जद्दोजहद में माँ ने ही जल समाधि ले ली। लोग चीखने लगे, बेचारा बच्चा अनाथ हो गया। माँ को तैरना नहीं आता था तो कूदी क्यों, बेचारी डूब गई। यह दृश्य देखते ही विशाल के मन में दिल चीर देने वाला ख्याल आया कि अगर वो डूब रहा होता तो उसकी माँ भी यही करती, लेकिन वह खुद कायर की तरह अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली बन रहा है, केवल इसलिए कि घर की शांति भंग ना हो। बड़े बुजुर्ग तो घर की नींव होते हैं, बिना नींव के घर भी टिका है क्या कभी। एक पल में उसे निश्चय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए वो अपने घर की नींव को मजबूत बनाएगा, तो फिर उसका घर आंधी तूफान सब कुछ झेल लेगा। सोचते ही वह सदे कदमों से माँ को अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही आश्रम में माँ के कमरे की तरफ बढ़ा तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रीना अम्मा के चरणों में बैठी थी। अम्मा, विशाल से तो मैंने बहुत गुजारिश की थी कि एक बार मुझे माँ से मिलना है, पर वह नहीं माने। मानते भी कैसे? मेरे दुर्व्यवहार के कारण तो आपको बेघर होना पड़ा। मैंने हरकत भी तो ऐसी ही की थी। मेरे प्रति उनका विश्वास ऐसा टूटा जिसे मैं आज तक वापस ना पा सकी। सच बताऊं तो अम्मा, मेरा वो दुर्व्यवहार आज मुझे ऐसे मुकाम पर ले आया है जहाँ रुपया पैसा और आरामदायक जिंदगी होते हुए भी घर खाली है। आपके होते हुए मैं निश्चिंत होकर स्कूल जाती थी, लौटती थी तो सब पका पकाया मिलता था। अहम की अग्नि में राख हुई मैं यह भी नहीं जान पाई कि जो आनंद लड्डू को आपके साथ मिलता है वो महंगे खिलौनों में कहाँ मिलेगा। विशाल के घर से निकलने के बाद मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या स्नेह की आँच से माँ के मन की ठोस हुई कोमल भावना को पिघलाया नहीं जा सकता। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अम्मा, आपने सामने अपराधीन बनी रीना की बातों की सच्चाई जानते हुए अम्मा की आंखों से भी आंसू की धारा बह निकली। उधर विशाल उन दोनों के बीच हुई बातें सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। विशाल तो वापस आ गया। अपने आंसू पोंछते हुए अम्मा बोली, अम्मा, मैं आज आपके लिए बिना नहीं जाऊंगा। चलो रीना, अब माँ का सामान पैक करो। विशाल ने कहा तो अम्मा ने दोनों को गले से लगा लिया। यह नज़ारा देखते हुए वृद्ध आश्रम के बाकी लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए और अचानक से पूरा आश्रम तालियों से गूंज उठा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।